हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th टर्म 2 सोशल साइंस का अरियंत का जो प्रैक्टिस पेपर था उसका पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट अलॉन्ग विद द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन इस पावर। सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंट की क्या बतानी है, पावर बतानी है, क्या क्या पावर है उनके पास, और आपको फिर बतानी है उनकी लिमिटेशंस की, उनके ऊपर उनके पावर के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशंस है। ठीक है, सबसे पहले लाइन मैंने ये लिख रखी है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ हेड ऑफ द स्टेट। हेड होते हैं स्टेट के। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर, पावर कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके नाम पर होती है, प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं कि प्रेसिडेंट ही करेंगे। ऑल द लॉज एंड द मेजर पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द प्रेसिडेंट्स नेम। जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी पॉलिसीज़ के डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, वो इशू कौन करती हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर ही वो इशू किए जाते हैं। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती हैं। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ, इसमें कौन कौन सी अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स हैं वो लिखा हुआ है इसमें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द अम्बेसडर और एक्सेट्रा। ऐसी जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो भी उनके अंडर आती है, ये उनके अंदर पावर में आता है। ठीक है, ऑल द इंडस्ट्रियल टेरिटरीज एंड द एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी इंटरनेशनल आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, उनके बातचीत वगैरह करने के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उन सब चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट क्या जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ द इमरजेंसी पावर। उनके पास एक इमरजेंसी भी पावर होती है, दैट इज़ द पावर टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड और द क्रिटिकल सिचुएशंस। कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट हो गई या फिर कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई, एग्जाम्पल पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल एंड इंश्योरिंग एंड ऑर्डिनेंस। ठीक है, मतलब कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, राइट। सर्टेन लिमिटेशंस की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं उनकी पावर पे लगती हैं। सर्टेन लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सो दैट ही एंड शी कुड नॉट अंडर बेनिफिट, इनके बेनिफिट में ना आए। तो लिमिटेशंस हैं, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितनी भी एक्सरसाइज होती है, जितनी पावर होती है वो किसके एडवाइस पे होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे होती है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट कैन आस्क, वो बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस एडवाइस को रिकंसिडर करें। हाउएवर इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, सेम एडवाइस दी जाती है तो ही एंड शी इज बॉर्न टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो मेजर लिमिटेशंस होती हैं। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें आपको और में हमें दे रखा है पार्लियामेंट इज मैंडेटरी फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। एक्सप्लेन, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। ऑल्सो शेड लाइट ऑन द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। कौन से 2 हाउसेज होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं दैट पार्लियामेंट इज मैंडेटरी फॉर द डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, पहला दे रखा है पार्लियामेंट इज अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग न्यू लॉज और चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया। पार्लियामेंट जो होती हैं उनका फाइनल अथॉरिटी होती है इनके पास कि वो न्यू लॉज बना सकते हैं या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ है उसको हाँ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन इंडिया द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट एंड फुल। इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है गवर्नमेंट के ऊपर वो डायरेक्ट और फुल है। दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, कैन टेक द डिसीजन ओनली एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो उस डिसीजन को तभी तक वो इंजॉय कर सकते हैं जब उनके पास सपोर्ट हो पार्लियामेंट का। ठीक है, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या, जितने भी पैसे होते हैं गवर्नमेंट में, टैक्सेस वगैरह, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। इन मोस्ट कंट्रीज में द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सेंसरिस्ट इट।
तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है कि पब्लिक का जो पैसा होता है वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही स्पेंड किया जाता है. Parliament is a highest forum of the decisions and debate on the public issues and the national policy in any country. Parliament can seek information about any matter. तो पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा डिस्कशंस डिबेट्स वगैरह होती है पब्लिक इश्यूज़ पे या फिर बोल सकते हो कि नेशनल पॉलिसीज़ पे. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है. अब दो पार्लियामेंट और या फिर आप बोल सकते हो जो दो चैम्बर कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल और द लोअर चैम्बर. ठीक है, और राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और आप बोल सकते हो अपर चैम्बर. तो ये नाम आपको याद रखने हैं. तो इट इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. तो ये डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल पे और एक्सरसाइज जो होती है रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल की होती है. द लोकसभा एंड द लोअर हाउसेज इज कंपोज्ड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव अ सपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स. जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सबसे ज़्यादा लोकसभा के मेंबर्स को ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है, अगर मैं राज्यसभा की बात करती हूँ तो इट इज़ इलेक्टेड और परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म या फिर इलेक्ट करते हैं सच एज इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट्स रीजन्स और द फेडरल यूनिट. द राज्यसभा और यू कैन से अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. वो किसके इंटरेस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन क्या है, एज वी मूव हाई इन द हिमालय. हम थोड़ा हिमालय के हाई पर जाते हैं, ऊंची उसकी पहाड़ी पे जाते हैं. द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट चेंज. उस फॉरेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो नेचर है वो कैसे चेंज होता है वो आपको बताना है. इन दिस रिगार्ड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्टेन फॉरेस्ट. आपको डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी आपको इसमें बताने हैं. पहला पॉइंट इसके अंदर करते हैं, एज वी मूव हाई इन द हिमालयाज द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट कीप चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस. बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ही जो फॉरेस्ट का नेचर है वो भी क्या चेंज होगा. डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं माउंटेन फॉरेस्ट के, दैट इज वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट. सबसे पहला है वेट टेम्परेचर फॉरेस्ट. These forests are found at the lower altitude between 1000 to 2000 meters. ये जो फॉरेस्ट होते हैं लोअर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, वहाँ पे कौन कौन सी तरह की ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं वहाँ पे जिसका नाम है ओस्क एंड चेस्टनट. ठीक है, आर प्रोमिनेंट हियर. तो वहाँ पे आपको ये इस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसकी ब्रॉड लीफ ट्रीज होती हैं एवरग्रीन, वैसे आपको मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड एट द एल्टीट्यूड बिटवीन 1500 to 3000 मीटर्स में ये फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेचर फॉरेस्ट. ठीक है, इसमें जो होते हैं ट्रीज़ कौन कौन से, पाइन ट्रीज, डोडर, सिल्वर. तो ये तरह के आपके पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के. प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट आप इसके नाम याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा. दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस. ये साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस में ये फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं. प्लेसेस हैविंग द हाई ऑल्टीट्यूड इन द साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. वहाँ के जो स्लोप्स होते हैं वो जो प्लेसेस होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, दैट इज साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर ग्रासलैंड. ये सबसे हाईएस्ट इवेल्युएशन है. ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है एपिनल वेजिटेशन. ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, 3600 मीटर्स हाइट पर होते हैं इन दीज फॉरेस्ट में. द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, ये 2 बार मैंने लिख रखा है, ये इसको आप काट दीजिएगा. सिल्वरफाइन, जेनिपर्स, पाइन्स एंड बिचीज. ठीक है, ये कॉमन ट्रीज है उस फॉरेस्ट के जो आपको हाई पे मिलते हैं, बहुत हाइट पर मिलते हैं इस फॉरेस्ट के. ऑन द स्नो लाइन दीज फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड. स्नो लाइन्स पे क्या होता है, ये फॉरेस्ट पाए नहीं जाते. थ्रू shrubs and shrubs these forests merge in a alpine grassland में वो merge हो जाते हैं. अब ये क्या होता है alpine grassland, ये होता है नॉमेडिक ट्राइब्स के लाइक गुजर्स एंड बरख्वाज. तो ये वहाँ पे हमें पाए जाते हैं. ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मर्ज हो जाते हैं उसके साथ. टेंड्रा वेजिटेशन, ये क्या होता है, ये mosses and lynchees are the part of the vegetation which is found at the highest altitude. तो ये सारे आपको नाम अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे. ये डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट आपको हिमालयस पे मिलते हैं
ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा स्पेलिंग्स के साथ, स्पेलिंग आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आप चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, फॉरेस्ट इन एनी रीजन आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, एग्जामिन विद एग्जाम्पल। फॉरेस्ट इन एनी रीजन, किसी भी रीजन में क्लाइमेट से डिटरमाइन किए जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्लाइमेट प्ले अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन। क्लाइमेट की रोल होता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर, सनलाइट या बोल्ड फेस चेंज होगा, उस अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हम क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and the soil determine the nature and extent of flora and fauna of the region, ठीक है। It is seen that at the climate get colder due to the fall in the temperature with height, it affects the nature, type and growth of the vegetation of the place। जैसे जैसे क्लाइमेट कोल्ड होता जाता है, उसका टेम्परेचर गिरता चला जाता है तो ठंड बढ़ जाती है, नेचर, टाइप और जितना भी ग्रोथ होती है उसकी वेजिटेशन की उस प्लेस पे, तो ये आपको बता रहा है कि कैसे कैसे टेम्परेचर जो है चेंज होगा, तो वैसे वैसे जो होगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से फॉरेस्ट डिटरमाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है, ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयस एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। तो जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे, 915 मीटर से अबव की जो हाइट होगी, उसका जो टेम्परेचर जो इफेक्ट होगा वेजिटेशन और उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट होगा। वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड द एपेनाइन वेजिटेशन में वेजिटेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। सेकेंड आपको दे रखा है फोटो पीरियड, दैट इज सनलाइट। द अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज नोन एज अ फोटो पीरियड, ठीक है। अमाउंट और ड्यूरेशन सनलाइट का उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। देयर इज अ वेरिएशन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यू टू द डिफरेंसेस लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। दिन का कितना ड्यूरेशन है उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर ये दोनों क्या होते हैं। इन समर सीजन्स में क्या होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब गर्मियों का टाइम होता है तो जो दिन का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। वही जैसे मैं बोल रखी है कि समर सीजन्स में क्या होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है फास्ट हो जाती है, क्योंकि दिन हमारा बहुत बड़ा होता है, सनलाइट उन पर ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और ठंड के दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दे रखा है आपको, द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालयस आर कवर्ड विद द थिकर वेजिटेशन देन द नॉर्थर्न स्लोप्स ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। जो साउथर्न स्लोप्स होती हैं हिमालयस की, वो एक थिक वेजिटेशन के से कवर हो जाती हैं देन द नॉर्थर्न स्लोप्स से, अगर हम कंपेयर करें, ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ऑलवेज हैव अ डेंसर वेजिटेशन देन द अदर एरिया विद द लेसर रेनफॉल। आपको ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, द साउथ वेस्ट मानसून रेन ऑन द वेस्टर्न स्लोप दैट इज विंड वाइड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कॉजेज अ हैवी ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर। तो वहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, वेस्टर्न स्लोप्स पे जो रेन वगैरह होती है, तो वहाँ पे बोल रखा है कॉजेज अ हैवी ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न स्लोप्स पे क्या होती है, डोंट हैव एनी सच फॉरेस्ट, वहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे फॉरेस्ट नहीं है ईस्टर्न स्लोप्स पे, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा एक चीज़ को। इन इंडिया poverty is a result of the various historical, administrative, geographical and the social culture factor elaborate। इंडिया में poverty जो है वो एक various historical, administrative, geographical and social culture factor है, आपको इसको elaborate करना है, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है कि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, हाई रेट है पॉवर्टी का इन इंडिया में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लो लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट under the British colonial administration. The policies of the colonial government reigned traditional handicrafts and discouraged the development of the industries like textile। तो गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और डिस्करेज किया था इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। लो रेट ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत उसका लो रेट था। दिस रिजल्ट इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत लेस जॉब अपॉर्चुनिटी थी और लो ग्रोथ ही रेट ऑफ इनकम में। जब जॉब ही नहीं होगी तो इनकम कैसे होगी,
जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से पॉवर्टी क्या हुई, इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इनकम नहीं थी, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी चीज़ बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गया। ठीक है। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज बहुत कम थे। लैंड रिफॉर्म्स which aimed at redistribution asset in the rural area have not been implemented efficiently। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। लास्ट पॉइंट है आपका बैकवर्डनेस इन एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस। पीपल मोस्टली यूज ओल्ड ट्रेडिशनल एंड सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ फार्मिंग। बहुत जो पुरानी मेथड्स होते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, वो एग्रीकल्चर में वो लोग यूज़ किया करते थे। दिस रिक्वायर्ड मोर लेबर एंड टाइम। और उस टाइम में उन ट्रेडिशनल फार्मिंग की चीज़ों को यूज़ करना, उसमें ज़्यादा लेबर लगती थी, ज़्यादा लोग लगते थे, ज़्यादा टाइम लगता था। तो इफेक्ट ऑफ इरीगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशंस वर लिमिटेड टू ओनली सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इफेक्ट जो होता है इरिगेशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो बहुत लिमिटेड था सम पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्योंकि ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक्स वगैरह वो यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, तो जिसकी वजह से लेबर ज़्यादा यूज़ होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। तो ये भी एक आपका क्या है, फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट इश्यूज रिजल्टेड टू द पॉवर्टी। अब आपको इश्यूज बताने हैं। ठीक है। पहला इशू आपको दे रखा है लैंडलेसनेस क्या होता है? लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं विलेजर्स में, वो जनरली पुअर होते हैं। दे अर्न वेरी लो वेजेस, बहुत ही कम वेजेस अर्न कर पाते हैं। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन दे हैव टू डू ओल्ड जॉब्स एट अ वेरी लो इनकम। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है और उन्हें जो पुरानी जॉब होती है वो बहुत ही लो इनकम में करनी पड़ती है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इन एग्रीकल्चर सेक्टर अ पीपल कुड नॉट गेट द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द इंटायर ईयर। किसी के पास परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। जैसे अगर हम लेबर्स की बात करते हैं तो कहीं पे कुछ बन रहा है तो वहाँ पे लेबर लोगों की ज़रूरत है। जब वहाँ से काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर उन्होंने नया काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी फॉर द इंटायर ईयर। ड्यूरिंग लीन सीजन, लैकिंग सीजन, ही बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। दे कुड नॉट अर्न एनी इनकम विदाउट विच मे लीड्स द पॉवर्टी। कोई इनकम अर्न नहीं करते थे, जिसकी वजह से पॉवर्टी का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साइज ऑफ द फैमिली का साइज। when the number of person in the family increases, जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन जो है इंक्रीज होते हैं फैमिली में, द इनकम ऑफ द फैमिली बिकम इनसफिशिएंट टू प्रोवाइड विद द एसेंशियल फॉर द पुअर लिविंग। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द पॉवर्टी। अगर एक भी पर्सन फैमिली में बढ़ जाता है, देखो वैसी पॉवर्टी है, ठीक है, पैसे नहीं है, और अगर एक मेंबर और फैमिली में बढ़ जाएगा तो उसको भी वो पुअर प्रॉपर फूड नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर शेल्टर नहीं दे पाएंगे, वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इशू है कि साइज़ ऑफ द फैमिली का इंक्रीज़ हो जाना। इलिटरेसी की बात करते हैं। ड्यू टू द पॉवर्टी द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते स्कूल जाने के लिए, तो पैसे लगते हैं ना, तो जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। व्हेन दीज चिल्ड्रन बिकम एडल्ट, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जॉब मार्केट में एंटर कर देते हैं, मतलब जॉब ढूंढते हैं। दे आर अनेबल टू फाइंड वेल पेइंग जॉब, उन्हें वेल पेइंग जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। एक तो उन्हें वैसे ही वो स्कूल नहीं गए होते हैं तो उनके पास कुछ सच एजुकेशन नहीं होती, प्रॉपर एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से जॉब भी उन्हें उस अकॉर्डिंग ही मिलती है। बिकॉज आजकल क्या है कि सबको पढ़े लिखे लोग चाहिए काम करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप लोगों बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है हमारा चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक है। द पॉवर्टी फेसेस द पेरेंट्स टू मेक देयर चिल्ड्रन वर्क ऑल्दो देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। एक लॉ भी है इसके चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम नहीं दिया जाएगा, काम कोई नहीं करवाएगा। दिस मेक्स द चिल्ड्रन ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। चिल्ड्रन बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल से निकाल देते हैं, रिजल्टिंग इन देयर नॉट गेटिंग वेल पेइंग जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको बहुत वेल पेइंग जॉब्स नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो वैसे ही ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया, कि स्कूल नहीं भेजा, कि बचपन में काम करवाने लग गए, कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें गलत है। बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तभी वो बड़े होंगे और अच्छे से जॉब कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो सेक्शन सी है उसमें हमारे 2 मैप रिलेटेड क्वेश्चन है वो और हम कर लेते हैं।
ओके ये था आपका सेक्शन डी, सॉरी मैंने सेक्शन सी बोल दिया था। सेक्शन डी है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट दे रखा है आपको, ऑन द आउटलाइन ऑफ द मैप लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग, सिमलीपल नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों आपको लोकेट करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ पड़ती है। देखो अगर फर्स्ट की बात करूँ, शिमलीपल नेशनल पार्क, तो ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे उड़ीसा है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपका पड़ जाता है असम में, यही जगह है आपकी असम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मार्क कर लेना है, आप देख सकते हो इसको प्रॉपर। ठीक है, चलिए इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ द इंडिया। पहला दे रखा है 2 एरियाज रिसीविंग ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। 2 एरियाज इसमें मार्क करे हुए हैं, आप देख सकते हो। एक ये वाला ए आपको दे रखा है और एक ये वाला आपको दे रखा है, ये दोनों जगह मार्क कर रखी हैं। और बी में आपको दे रखा है एरिया रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये वाला बी पार्ट। तो ये कौन कौन सी जगह हैं ये आपको ऐसे मैप में मार्क करके दिखाना है। देखो आंसर में मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पे मैंने। पहला है आपका पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारा, और एक ये वाला पार्ट, दैट इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे, ये आपको मार्क करना था। और बी जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल होती है, दैट इज़ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है यहाँ पे राजस्थान के पार्ट में। ठीक है, तो यही था आपका मैप का क्वेश्चन। आप मैप के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर 2 चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, राइट। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा लिंक, और इंस्टाग्राम का भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।